जाने उस शख्स को ये कैसा हुनर आता है। जाने उस शख्स को ये कैसा हुनर आता है। रात होते ही आंखों में उतर जाता है। जाने उस शख्स को ये कैसा हुनर आता है। रात होते ही आंखों में उतर जाता है। मैं उसके ख्याल से निकलूं तो कहाँ जाऊं। मैं उसके ख्याल से निकलूं तो कहाँ जाऊं कि हर शय में मुझे उसका साया नज़र आता है। प्यारे दोस्तों, मैं आयतुल्लाह आयत उर्दू लवर्स यूट्यूब चैनल पर आप तमाम दोस्तों का तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग डॉक्टर राना रिजवी साहिबा से गालिब की एक मशहूर गज़ल की तशरीह सुनेंगे। चूँकि वो खुद एक अच्छी शायरा हैं, तो हम उनसे उम्मीद करते हैं कि वो शेर की अंदरूनी खूबसूरती और ख़ारजी सिफ़ात को ऐसे लोगों से बेहतर समझ सकती हैं जो कि शायरी नहीं करते हैं। दोस्तों, आने वाले चंद महीनों में बीपीएससी इख्तियारी मज़मून उर्दू अदब का इम्तहान है, जिसमें गालिब के 2 अशार तशरीह के लिए आएंगे। 3 भी आ सकते हैं। थोड़ा सा मीर को देख लीजिए, इंशाअल्लाह दिक्कत नहीं होगी इम्तहान में। सिर्फ 5 अशार की तशरीह हमें करनी है वहाँ। दोस्तों, शायरी सुनने सुनाने की चीज़ है। तशरीह हम इसलिए पढ़ते हैं कि तशरीह सुनने से क्या होगा कि एग्ज़ाम में जब शेर आ जाएगा तशरीह से, सुने हुए में से, तो हम वहाँ पे अपनी ज़बान में लिख पाएंगे। मुझे इस बात का एहसास है कि मैं इसकी तशरीह को लिख करके उसका पीडीएफ बनाकर आप दोस्तों को नहीं देता हूँ, और शायद मैं ऐसा कर भी नहीं पाऊँगा, क्योंकि मैं लिखता नहीं हूँ कि इसको लिख करके मैं दूँ। और मैं उम्मीद रखता हूँ आप लोगों से कि आप लोग, मैं किन के लिए ये कर रहा हूँ, उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि मेंस एग्ज़ाम देंगे अभी 2-2.5 महीने 3 महीने बाद, बीपीएससी का 66th मेंस। तो आप बताइए कि ऐसे स्टूडेंट्स को क्या हम, मतलब वो कोई बीए का स्टूडेंट है या फिर उस लेवल पे जाके लैंग्वेज सीख रहा है कि मैं उस तरह से करूं, कि जब आप जीएस की स्टडी करते हैं तो आपका कितना ज़हन खुलता है। तो आपको कैसे लिखना है, जब आप इकोनॉमिक्स लिख सकते हैं, जब आप हिस्ट्री लिख सकते हैं, बताइए, जब आप डीआई का सवाल सॉल्व कर सकते हैं, इतना कर सकते हैं, तो अब ये चीज़ जो कि एक जो शायर का ख्याल होता है वो आप तक पहुंचाया गया या आपने कहीं से भी सुना है उसको, तो उसको आप अपनी ज़बान में बिल्कुल लिख सकते हैं, लिख ही सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी लिखने में। अगर आप सच में मेंस के लिए तैयार हो रहे हैं और आपको मेंस देना है, तो ऐसे स्टूडेंट्स के लिए ये कोई बड़ी बात नहीं है, बिल्कुल मामूली बात है उनके लिए। तो दोस्तों, फिर कभी इस मौजू पर बात करेंगे। आइए अब तशरीह सुनते हैं। आदाबर्स, आज हम गालिब की मशहूर गज़ल दर्द मिन्नत कशे दवा न हुआ, मैं न अच्छा हुआ बुरा न हुआ की तशरीह आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं। उम्मीद है इस तशरीह से आप लोगों को इस गज़ल के अशार समझने में काफ़ी हद तक मदद मिलेगी। तो आइए शुरू करते हैं। गज़ल का मतला है, दर्द मिन्नत कशे दवा न हुआ। दर्द कहते हैं तकलीफ़ को, मिन्नत कश यानी एहसान उठाने वाला, एहसान करने वाला। शायर कहता है कि मेरा दर्द, मेरी तकलीफ़ कम ना हुई और मैं अच्छा ना हुआ तो ये कोई बुरी बात नहीं, कम से कम मुझे दवा का एहसान तो नहीं लेना पड़ा। अगर मैं अच्छा हो जाता तो दवा का एहसान होता मुझ पर, लेकिन मेरा अच्छा ना होना ये ज़्यादा अच्छा हुआ मेरे लिए कि मुझ पे दवा का कोई एहसान नहीं हुआ। शायर की खुददारी देखिए कि उसने दवा का एहसानमंद होना भी गवारा न किया।
अगला शेर है, जमा करते हो क्यों रकीबों को, एक तमाशा हुआ गिला न हुआ। रकीबों का मतलब है महबूब के दीगर आशिक, और गिला मानी शिकवा शिकायत। इस शेर में शायर अपनी शिकायत लेकर अपने महबूब के पास पहुंचा, मगर हुआ ये कि महबूब ने अपने दीगर आशिकों यानी रकीबों को वहां बुला लिया ताकि वो इंसाफ करें। जाहिर है वो शायर की मुखालिफत में ही बोलेंगे और महबूब की हिमायत करेंगे। शायर को अपने महबूब से गिला है कि ये कहाँ की अक्लमंदी है कि अपने गिले शिकवे में दूसरों को शामिल करके ये तमाशा बना दिया। यानी आपस में ही गिला शिकवा हो सकता था, ज़रूरी तो नहीं था कि सबके सामने ये तमाशा किया जाए और तमाशा बना दिया जाए। अगले शेर की तरफ आते हैं। अगले शेर की तरफ आते हैं। हम कहाँ किस्मत आजमाने जाएं, तू ही जब खंजर आजमाना हुआ। खंजर कहते हैं एक किस्म का चाकू, तेज चाकू। आजमाना, आजमा यानी तजर्बा करना, आजमाना। इस शेर में शायर कहता है अपने महबूब से कि मेरी किस्मत का फैसला तो तेरे खंजर पर ही मौकूफ था और तूने बजाय खंजर चलाने के ये इरादा ही तर्क कर दिया। अब भला हम अपनी किस्मत आजमाने कहाँ जाएं? वो महबूब से सवाल करता है कि जब तूने ही कत्ल ना किया तो फिर ये आरज़ू किससे पूरी होगी, कैसे पूरी होगी। अगला शेर, कितने शीरीं हैं तेरे लब के रकीब, गालियां खा के बेमज़ा ना हुआ। शीरी कहते हैं मीठे को, लब होंठ और रकीब का मतलब हम बता चुके हैं। बेमज़ा, बेलुत्फ होना। अब तशरीह करते हैं। गालिब अपने महबूब के होंठों के बारे में कहते हैं शेर में कि मेरे महबूब के होंठ इतने शीरीं हैं, इतने मीठे हैं कि उन होंठों से गालियां खा के रकीब भी बेलुत्फ ना हुआ। आम तौर पर देखा गया है कि किसी को गालियां दी जाएं तो सामने वाले का रद्द अमल शदीद होता है, उसे बहुत गुस्सा आता है, लेकिन यहाँ उल्टा हुआ। रकीब महबूब से गालियां खाकर भी मुस्कुरा रहा है और लुत्फ ले रहा है, उसे ज़रा भी बुरा न लगा। कहने का मतलब ये है कि महबूब के होंठ इतने मीठे हैं कि उसकी गालियां भी मीठी हो गई और वो गालियां भी बुरी न लगी उसके होंठों से। कितने शीरीं हैं तेरे लब के रकीब, गालियां खा के बेमज़ा न हुआ। अगला शेर है, खबर गर्म उनके आने की। खबर गर्म यानी मशहूर हो रहा है, उनके आने की खबर गर्म हो रही है। आज ही घर में बोरिया ना हुआ। बोरिया कहते हैं मामूली से बिस्तर को। इसमें शायर ने ये कहा है, अपनी बेसरो सामानी का जिक्र किया है शायर ने कि आज मेरे महबूब के आने की खबर है, शोहरत हो रही है कि आज मेरा महबूब मेरे घर आएगा, लेकिन मेरी बदकिस्मती देखिए कि उसके बिठाने के लिए मेरे पास एक मामूली सा बिस्तर तक नहीं है। यानी महबूब आ रहा है और मेरे पास उसकी खातिरदारी के लिए भी कुछ नहीं है। मुफलिसी और बेसरो सामानी का जिक्र है इस शेर में। अगले शेर की तरफ आते हैं। क्या वो नमरूद की खुदाई थी, बंदगी में मेरा भला न हुआ। नमरूद एक बादशाह का नाम था। बंदगी कहते हैं
इबादत करने वाले को इबादत। इस शेर में शायर कहते हैं कि मेरी बंदगी नमरूद की, क्या मेरी बंदगी नमरूद की खुदाई थी कि बंदगी में भी मेरा भला ना हुआ बल्कि उल्टा नुकसान ही हुआ, कोई फ़ायदा तो नहीं पहुंचा। शायर कहता है कि क्या वो नमरूद की खुदाई थी। नमरूद एक बादशाह था जो खुदाई का दावा करता था, खुदा होने का दावा करता था, लेकिन उसके इस दावे के बावजूद वो अपने बंदों की कोई दुआ कबूल नहीं कर सकता था। मगर चूँकि बादशाह था तो उसको शोहरत भी मिली, ऐशो इशरत की ज़िंदगी भी गुजरी। तो गालिब कहते हैं कि मेरी बंदगी यानी मेरी इबादत क्या नमरूद की खुदाई की तरह थी कि उससे मेरा कोई भला ना हुआ बल्कि नुकसान ही हुआ। अगला शेर देखिए, जान दी हुई उसी की थी, हक तो ये है कि हक अदा ना हुआ। दूसरे मिसरे में हक 2 जगह इस्तेमाल हुआ है। पहला हक सच बात यानी सच तो ये है, और दूसरा हक फर्ज जिम्मेदारी, दूसरा हक फर्ज के तौर पर अदा किया गया है। इस शेर में शायर का कहना है कि शायर कहता है कि अपनी जान आदमी की अपनी जान सबसे आदमी को अपनी जान सबसे अजीज होती है, और वो सोचता है कि अगर मैं अपनी जान की ही कुर्बानी दे दूं तो ये सबसे बड़ा फ़र्ज़ अदा हो जाएगा। अगर अल्लाह की राह में अपनी जान कुर्बान कर दी तो बस हमारा फ़र्ज़ अदा हुआ। लेकिन गालिब का ख़याल अलग है। वो कहते हैं कि जो चीज़ अल्लाह ने हमें दी है यानी हमारी जान, वही हम अगर अल्लाह की राह में कुर्बान कर भी दें तो उससे हमारा हक़ अदा नहीं हुआ, फ़र्ज़ अदा नहीं हुआ, क्योंकि ये जान तो उसी की दी हुई थी। फ़र्क तो जब अदा होता है कि जब कोई अपनी अजीज़ तरीन चीज़ अल्लाह की राह में कुर्बान की जाए तो हम किसी हद तक अपना फ़र्ज़ अदा कर देते हैं, लेकिन उसी की चीज़ उसी को लौटा देना ये तो फ़र्ज़ अदा करना नहीं हुआ, और ये हम हक़ अदा नहीं करते हैं। अब देखिए, ज़ख्म गर दब गया लहू न थमा। यहाँ लफ्ज़ लहू खून, लहू के मानी है खून। काम गर रुक गया रवाना हुआ। रवाना होना यानी जारी होना। तो इसमें शायर ने कहा है कि आम कायदा तो ये है कि अगर हमारे ज़ख्मों से लहू बह रहा हो और हम उसे दबा दें तो लहू रुक जाता है, लेकिन गालिब के यहाँ ऐसा नहीं है। गालिब के यहाँ ज़ख्म से लहू ज़ख्म दबाने के बाद भी जारी रहता है, रुकता नहीं है। यानी वो जो भी काम करते हैं उसका उल्टा होता है, उन्हें किसी काम से फ़ायदा नहीं पहुंचता बल्कि नुकसान ही उठाना पड़ता है। ज़ख्म गर दब गया लहू न थमा, काम गर रुक गया रवाना हुआ। उनका जो भी काम रुक जाता है फिर वो जारी नहीं होता, फिर वो नहीं हो पाता और महरूमी मिलती है उन्हें। अब इसका अगला शेर छोड़ देते हैं क्योंकि इसका मफ़हूम हमारी समझ में भी नहीं आया, लिहाजा इसे छोड़ देते हैं और मक्ते पर आते हैं। कुछ तो पढ़िए कि लोग कहते हैं आज गालिब गज़ल सराना हुआ। गज़ल सरा यानी गज़ल सुनाना। गालिब किसी तरह ही मुशायरे में मदऊ थे। बाकी शौरा तरह ही गज़लें लिख कर लाए,
لیکن غالب نے طرح غزل نہیں کہی تھی، لہٰذا وہ مشاعرے میں چلے تو گئے لیکن کوئی غزل نہیں کہہ پائے تھے۔ تو وہاں لوگوں نے کہا یہ کوئی بات نہیں، آپ طرح غزل نہیں لائے ہیں تو کوئی بھی غزل سنا دیجئے۔ یہ شعر اسی سلسلے کا ہے، کچھ تو پڑھیے کہ لوگ کہتے ہیں کچھ تو پڑھیے، آج غالب غزل سرانا ہوا، آج غالب نے کوئی غزل نہیں سنائی تو کچھ تو سنا دیجئے۔ تو یہ ہوئی اس غزل کی تشریح، جو ہماری سمجھ میں آیا ہم نے آپ تک پہنچایا۔ ہو سکتا ہے آپ کو کچھ تو فائدہ ہوا ہوگا۔ بس اتنا ہی کہنا چاہتے ہیں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔